इस वीडियो में हम इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 16 नवंबर 1992 का केस, इसकी बैकग्राउंड की क्या थी, हिस्ट्री क्या थी और इस जजमेंट में आखिर क्या क्या निर्णय आए उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो कारण ये है कि क्या आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात जो हम कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस के केस में, क्या वो हो सकता है या नहीं है। मीन्स जो जजमेंट दिया गया था इंदिरा शाहनी के केस में, क्या उसमें क्या बातें कही गई थी, क्या इकोनॉमिक की वहां पे बातें की गई थी या नहीं, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आपके जो कमेंट थे वो लाजवाब कमेंट थे और स्पेशली आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि आप कितने एक्टिव हैं और मेरे चैनल पे मैंने जो इस चैनल को बनाया था और वो मनसा मेरी पूरी होती हुई नजर आ रही है। जो एक अच्छा डिबेट, पॉजिटिव डिबेट यहाँ पे निकल के आता है, आपके कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खासकर जो कमेंट आए थे पागल वाली कमेंट कि आप तो बिल्कुल पागल हो, वो कमेंट मुझे दिल को छू जाता है। कारण ये है कि पहला कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बिना पागलपन के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट रीजन। एंड सेकेंड रीजन इज कि मेरी जो माँ है वो मुझे प्यार से पागल कहती है, तो मुझे कई बार लग जाता है क्या कहीं आप प्यार से मुझे पागल कह रहे हो। खैर, बहुत ही अच्छे कमेंट थे। हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे आखिर ये जो इंदिरा शाहनी का जो केस आया, इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आखिर ये केस कैसे आया, इसकी बैकग्राउंड क्या थी। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि एक राज्य चाहे तो कुछ आधार पे यदि सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो कुछ व्यवस्था कर सकता है, ये आपको पता होगा। और ये जो पता करने का काम है कि कौन पिछड़ा वर्ग है, ये पता करने का काम कौन करेगा। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की हम जब बात कर रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कौन देगा। तो इसके लिए आर्टिकल 340 बनाया गया है, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो आर्टिकल 340 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वो एक आयोग का गठन करेगा और वो आयोग ये पता करेगा कि जो पिछड़े वर्ग हैं वो कौन है। तो इस तरह का जो आयोग है, जो पहला आयोग है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पहला पिछड़ा आयोग है वो कौन है। तो आपको पता होगा कि काका कालेलकर आयोग पहला आयोग बनाया गया था, जो कि 1953 में बनाया गया था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट है 1955 में सबमिट कर दी, 2 साल के बाद ही, और कई सारी चीजें उसमें कही गई थी, मगर इस आयोग की जो सिफारिशें हैं वो मानी नहीं गई। जैसा कि आपको पता होगा कि आयोग की सिफारिशें मानना कोई जरूरी नहीं कि वो मान ही लिया जाएगा, तो मानी नहीं गई। उसके बाद जो सेकंड आयोग बनाया गया, सेकंड जो कमीशन बनाया गया वो मंडल कमीशन, बीपी जिसे हम कहते हैं बिनेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन, शॉर्ट में मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। और वो मंडल कमीशन बनाया गया 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार ने बनाया और 2 साल के अंदर ही मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी 1980 में, मगर उस टाइम में मोरारजी देसाई की सरकार चली गई थी। इसके बाद समय आता है, इसका मतलब ये हुआ जब सरकार चली जाएगी तो उसकी जो रिपोर्ट है, सिफारिशें हैं, वो मानी नहीं जाएगी। और सिंपल सी बात है, उनकी जो सिफारिशें हैं बिल्कुल दबी सी रह गई। बीच में जितनी भी सरकारें आई वैसा कुछ हुआ नहीं। बाद में 1990 का समय आता है, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है और उस सरकार में बीपी मंडल मीन्स बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मीन्स मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसे मान लिया जाता है और एक ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट का गठन होता है और उसमें 27% का आरक्षण उसे दिया जाता है। तो इसके तहत क्या हुआ कि पहले जो आरक्षण आपको जैसा कि पता है, आप देख पा रहे हो, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27%। तो अराउंड आप देखेंगे तो 49.5 मीन्स 50% का अराउंड जो है वो रिजर्वेशन यहाँ से कैप यहाँ से हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मगर जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है तो उसमें क्या किया जाता है कि 3 आधार पे जो ये रिजर्वेशन है 37% कर दिया जाता है, इंक्रीज करके 37% कर दिया जाता है। और ये 3 आधार क्या थे, एक तो सामाजिक, जो पहले से चला आ रहा है, एससी एसटी को सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे सामाजिक उन्होंने बात करा, दूसरा आर्थिक, ठीक है, और तीसरा जो है वो शैक्षणिक। जब 37% का रिजर्वेशन और बढ़ा दिया गया नरसिम्हा राव के सरकार में, तो क्या हुआ कि लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और यही केस बनता है 16 नवंबर 1992 का, इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में जो रिजल्ट आता है, क्या क्या आता है देखिए। सबसे पहला जो है ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था 27% का, उसे संवैधानिक करार दिया जाता है कि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दूसरी बात
कि यहाँ पे जो आर्थिक आधार की बात की गई थी कि आर्थिक आधार पे जो है आरक्षण दिया जाएगा, बेसिकली हम बात करें तो जो जनरल वर्ग हैं, तो उनको कहा गया कि नहीं, ये रिजर्वेशन जो है वो इनवैलिड है, सही नहीं है। तीसरी बात जो इसमें की गई, ओबीसी के बारे में क्रीमी लेयर बनाया गया और कहा गया कि क्रीमी लेयर जो होगा वो रिजर्वेशन से बाहर जो है होगा, वो उसे रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। अगली बात जो कही गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि 50% से ज्यादा जो रिजर्वेशन है वो जो है पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड होगा। और एक कंडीशन में पॉसिबल है, यदि स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती है, विशेष परिस्थिति के आधार पे जो है वो दी जा सकती है, जो कि अलग अलग राज्य ऐसा करती है और वो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। हालांकि यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आर्थिक आधार की बात यदि मैं करूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आर्थिक आधार चूंकि इनवैलिड करार दिया गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और आपका क्वेश्चन भी यही है, मुझे समझ में चीजें आ रही है कि आर्थिक आधार को इसमें इनवैलिड जो है करार दिया गया था इंदिरा साहनी के बेस में कि आर्थिक आधार पे नहीं की जा सकती। तो एक चीज समझने वाली बात यह है कि पॉलिटी बहुत डायनेमिक होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग चीजें बताई जाती है। कभी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं और उसमें परामर्श लिया जाता है, तो परामर्श के मुद्दे पे भी कि ये जो परामर्श है यह बाध्यकारी होगा या नहीं होगा, इस पे भी अपने जो जजमेंट है वो पलटते रहते हैं। या जितने भी जजमेंट आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वो चेंज होते रहते हैं। प्रीएम्बल पे भी जजमेंट आया तो बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आया। तो इस तरह के जजमेंट परिवर्तित होते हैं क्योंकि पॉलिटी एक डायनेमिक जो है सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक भी है। तो सबसे पहली बात कि चूंकि 103वां संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया 9 जनवरी 2019 को, तो उस टाइम में ये आर्टिकल तो था नहीं, सबसे पहली बात। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये जो संविधान संशोधन हुआ 103वां, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि यह संविधान संशोधन गलत है, पहली बात। तो इसका मैं जवाब पहले दे दूं। यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने एक जवाब दिया था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड बताया था। यहाँ पे मैं ये कहूंगा, अशोक भूषण जी का आपने शायद स्टेटमेंट शायद आपने नहीं देखा, उन्होंने जो कहा और जो मराठा रिजर्वेशन के केस में जो जजमेंट आया उसमें एक बात कही गई कि इंदिरा साहनी का जो केस है उसमें कोई रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज कही गई। और दूसरी चीज कही गई कि अशोक भूषण जी ने कहा कि शायद ईडब्ल्यूएस जो है वो रह जाएगा और बाकी के जो आपके रिजर्वेशन है, बाकी जैसे 50% से ज्यादा किसी दूसरे स्टेट में रिजर्वेशन है तो वो हो सकता है कि खत्म हो जाए। ये बातें उन्होंने साफ कही। और अशोक भूषण जी ने यह भी कहा कि ये जो है ये निर्णय एक कार्यपालिका का, मीन सरकार का, मैं कहूँगा जो सरकार का एक डिसीजन है, एक पॉलिसी है, वो ऐसा करती है। तो हाँ, डेफिनेटली ये चुनौती का विषय है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये मैंने अपना ओपिनियन रखा था, आपने अपना ओपिनियन रखा, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी है। मगर एक चीज हमें यह भी समझना पड़ेगा, जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं, पता है कि प्रीएम्बल में सामाजिक आर्थिक जो है समानता की बात की गई है, या यूं कहें सिंपल शब्दों में कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक न्याय का मुद्दा है, तो इसमें बहस होगी और प्रीएम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करने वाला है। डेफिनेटली आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो मेरी बातें शायद सत्य साबित होने वाली है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप भी ऐसे कमेंट हमेशा करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।